Like a Hellcat. Good morning, students. Welcome back to your own YouTube channel, Exploring Education. In this video, we are going to start the third chapter of macroeconomics. First unit, which is named as national income and weighted aggregates. उसका जो थर्ड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करें मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. अब मेजरमेंट का मतलब अगर मैं कंसीडर करूं तो बेसिकली मुझे इस चैप्टर में फोकस करना है जो मेथड्स एंड कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के उनको मुझे कंसीडर करना है. लेकिन उन मेथड्स के ऊपर जाने से पहले बिफोर मूविंग ऑन दोस मेथड्स which is related to the calculation of national income, I need to analyze some basic concepts which are very vital, which are very important when we are making the calculation of national income with the three different methods. Now talking about these very vital point which is vital भी हैं, जरूरी भी हैं और basically सीधे सीधे जुड़े हैं मेरी awareness से. यानी being a student of economics, when you are making calculation of national income, you can't do anything regarding the, या मैं कहूँ कि proper way में calculation आप नहीं कर पाएंगे until or unless you are not getting get the awareness about these basic terminology which is related to the measurement of national income. Now first word is that is domestic territory. ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेता हूं कि why it is important. ठीक है, तो अब बेसिकली जो मुझे चीजें यहाँ पे समझनी है उसमें मेरे पास दो कंपोनेंट्स मेनली बार बार रिपीट होंगे जिसमें मैं बात करूंगा डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम की और फिर मैं बात करूंगा नेशनल इनकम की. ठीक है, तो इन दोनों चीजों को समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट इज टोटली बेस्ड अपॉन द डोमेस्टिक टेरिटरी. मींस व्हेनेवर वी स्टडी द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम we will also analyze all these words, but the main difference मैं कहूँ कि जो conclusion है between national income और domestic income, it is totally based upon domestic territory. यानी domestic territory define करेगा whether a particular income is a part of national income और whether a particular income is part of domestic income. या मैं कहूँ किसी income को domestic income में शामिल करना है या किसी income को national income में शामिल करना है. ये जो criteria है, ये जो differentiation है, ये जो एक गल्फ जो क्रिएट होगा दोनों के बीच में, उसका क्रेडिट जाता है किसको? डोमेस्टिक टेरिटरी को. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी को हम समझते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे जो अदर एस्पेक्ट है विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, वो है नॉर्मल रेजिडेंट. उसको बाद में समझेंगे, पहले हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं. अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होगा? ठीक है, आप सभी ने इंडिया का मैप देखा है, क्लियर चीज. उसके चारों जो मतलब एक मैं कहूँ जो मैप है या मैं कहूँ वर्ल्ड के मैप पे जब मैं इंडिया को देखता हूँ तो जितना वो स्केल वगैरह कवर करता है या जिस पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड के मैप पे ग्लोब के ऊपर, तो उस मैप के अकॉर्डिंग जो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है या मैं कहूं जो मेरा ज्योग्राफिकल फ्रंटियर है, पॉलिटिकल फ्रंटियर है, ठीक है, उसको मैं मेनली कंसीडर करता हूं डोमेस्टिक टेरिटरी. यानी सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं कि विद इन द लिमिटेशन या विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया मेरी जहां तक एक्सेस है, जहां तक मैं जा सकता हूं, वो मेरे क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. क्लियर है चीज. अब थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का जो मीनिंग है उसमें दो चीजें हैं. ठीक है, पहली जो चीज मुझे समझनी है कि यहां पे मैं जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, ठीक है, या फिर मैं कहूं जो ज्योग्राफिकल जो फ्रंटियर है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है जिसको एक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी मैं कहूं विच इज कंट्रोल बाय द, यहां पे लिख सकता हूं गवर्नमेंट भी आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, जो भी मैं चाहूं लिख सकता हूं. तो पहली चीज क्या है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर है ज्योग्राफिकल एरिया विच इज कवर्ड या कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री या कहूं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री. और दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन विच गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल और पीपल. ठीक है, यानी वो ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल फ्रंटियर विच इज कंट्रोल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इकोनॉमी इन विच गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली. ठीक है, कैन सर्कुलेट फ्रीली का मतलब क्या है कि वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल फ्रंटियर जिसको एक देश का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल और पीपल्स दोज कैन सर्कुलेट फ्रीली. यानी
उस पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर जहां पे गुड्स और सर्विसेज, कैपिटल या लोग फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, वो ही क्या कहलाता है, मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी। दैट मींस मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, political frontier, geographical frontier which is controlled by the government or administration of an economy in which goods and services, capital or peoples can circulate freely। ठीक है, ये दो लाइनें मुझे याद रखनी है when we are talking about the definition of domestic territory। ठीक है, अब इसमें क्या शामिल होगा, क्या शामिल नहीं होगा, it is a different aspect। Now talking about the domestic territory में includes क्या क्या होगा और किस चीज को हम include नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इनको मुझे ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करूं मैं पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर। अब पॉलिटिकल फ्रंटियर को अभी मैंने समझा जिसको एक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है, और उसके अंदर जो मेरी पहुंच है समुद्र में, या में जो मतलब जल में मेरी पहुंच है, जो टेरिटोरियल वाटर में मेरी पहुंच है, उसको भी मैं क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा। ठीक है, यानी मैं केवल जमीन पे बात नहीं कर रहा हूं, जमीन पे मेरी सीमाएं हैं, बीइंग एन इकोनॉमी, बीइंग एन कंट्री, वो नहीं, मेरी वो सीमा जो पानी के अंदर तक पहुंचे। जैसे मान लो मोस्टली कंट्री क्या है, कलेक्टेड है आपस में, किससे, सीज वगैरह, ओशन वगैरह से, तो उस पानी के अंदर भी आपकी पहुंच कितनी है, कहां तक आप जा सकते हो। जैसे मोस्टली हम देखते हैं ना, कई बार हमने सुना होगा, मोस्टली जैसे हम कंसीडर करते हैं कि भाई जो फिशिंग का काम करते हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं, जो मछुआरे होते हैं समुद्र तट पे, वो जो मछलियां पकड़ने जाते हैं, ठीक है, तो वो एक लिमिट तक वहां के समुद्र के अंदर जाते हैं। वो पूरा ऐसा नहीं होता कि देश की जो टेरिटोरियल वाटर सीमा है उसको भी पार कर जाए। ठीक है, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर के साथ साथ क्या होगा, जो टेरिटोरियल वाटर में मेरी लिमिटेशन है, मेरी एक्सेस है, वो भी क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। उसके बाद आता है एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। अब एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है, एम्बेसीज का मतलब होता है दूतावास। ठीक है, अब दूतावास ओवर समझने की कोशिश करो, सिंपल सी बात है कि मुझे मान लो यूएसए जाना है, अब मुझे उसके लिए वीजा चाहिए। अब वीजा लेने के लिए मैं ऐसा तो नहीं है पहले यूएसए जाऊंगा, अगर यूएसए चला ही गया तो फिर वीजा किस बात का। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है उसमें मैं कॉन्टेक्ट करूंगा, उसमें मैं जो पेपर ट्रेल है उसको कंप्लीट करूंगा, वो मुझे वीजा अलाउ करेंगे। यानी यूएसए की जो एम्बेसी इंडिया में है वो मुझे यूएसए जाने का वीजा देगी। ठीक है, तो इसी तरह मुझे ध्यान रखना है कि जो एम्बेसीज है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है किसी भी कंट्री के, किसी भी कंट्री में, वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूं, यहाँ पे मान लेता हूं कि यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। यानी यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है, यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है, रशिया में जो इंडियन एम्बेसी है, पाकिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है, वो सभी एम्बेसीज जो इंडिया की हैं फॉरेन कंट्रीज में, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आते हैं या उसमें उसको शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर करूं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करता हूं कि मान लो कोई व्यक्ति यूएसए में रहता है, तो मान लो उसके वहां उससे कोई क्राइम वहां पे कमिट हो जाता है, किसी का मतलब मर्डर कर देता है, कोई भी ऐसा एक इलीगल ऑफेंस वो कमिट कर देता है, और फिर उसके वहां पे जो पुलिस है या जो लॉ एजेंसी है वो क्या करती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं। और उन लॉ एजेंसी के द्वारा पकड़े जाने से पहले वो व्यक्ति क्या करता है कि यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे पहुंच जाता है। क्लियर है चीज। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो इंडियन एम्बेसी है यूएसए में, वहां पे वो इंडियन सिटीजन पहुंच गया आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम इन द यूएसए, बिफोर मतलब उनके जो लॉ एजेंसी उनके द्वारा पकड़ा जाता है। तो इस बात को कंसिडर करें तो क्या अब जो इंडिया की एम्बेसी है यूएसए में, उनमें जो यूएसए की लॉ एजेंसी है उनकी कितनी पहुंच है, क्या वो बिना परमिशन के उसमें जा सकती हैं। तो यहां मुझे ध्यान रखना है, अगर वो व्यक्ति आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम इन द यूएसए, अगर यूएसए में जो इंडिया की एम्बेसी वहां पे पहुंच जाता तो ये कंसीडर किया जाएगा कि वो व्यक्ति कहां गया, इंडिया में। ठीक है, अब अगर यूएसए की लॉ एजेंसी को उसको मान लो किसी क्रिमिनल ट्रायल में पकड़ना है, क्रिमिनल ट्रायल में लेके आना है, क्रिमिनल प्रोसीजर में लेके आना है, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीजन क्या है कि जो यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है, किसी भी फॉरेन कंट्री में जो इंडिया की एम्बेसी है, वो इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी, उसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी। उसके बाद बात करें शिप्स एंड एयरक्राफ्ट बाय रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्री। अब यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि जो इंडिया के शिप्स हैं, इंडिया के एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, जो कि रन कराए जा रहे हैं रेजिडेंट्स के द्वारा, रेजिडेंट्स कहाँ के, इंडिया की, बिटवीन टू और मोर कंट्री। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल मुझे ध्यान रखना है कि मान लो एयर इंडिया मेरे पास क्या है, एयर एजेंसी है, अब उसका कोई जहाज है, एयरक्राफ्ट है जो ऑस्ट्रेलिया से चाइना के बीच चलता है, चाइना से जापान के बीच चलता है, उसको चला रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट। तो जो शिप्स और एयरक्राफ्ट है विच इज ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिटवीन टू और मोर कंट्री, इट डज नॉट मीन कि वो इंडिया में भी चले। ठीक है, विच इज ऑपरेटेड टू और मोर कंट्री, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है चीज। उसके बाद आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विद एक्सक्लूसिव राइट।
विद एक्सक्लूसिव राइट का मतलब क्या है, जब आप एक पूरी तरह परमिशन लेके इंटरनेशनल वाटर में जब आप क्या करते हो, फिशिंग वेसल्स को ऑपरेट करते हो, ऑयल नेचुरल गैस रिग्स को ऑपरेट करते हो, ठीक है, तो वो जो ऑपरेशन किया जाता है इंटरनेशनल वाटर में, वो भी क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, बट सब्जेक्ट टू ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड विद एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान रखना है, फिशिंग वेसल्स की बात करूं, ऑयल नेचुरल गैस रिग्स की बात करूं, ये अगर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट किए जाते हैं इंटरनेशनल वाटर में बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, बाय द इंडियन रेजिडेंट विद द एक्सक्लूसिव राइट, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, या दे आर आल्सो कंसीडर्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या-क्या शामिल नहीं होगा, इसमें सबसे पहले बात करनी है एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अभी मैंने बताया था कि इंडिया की जो एम्बेसी यूएसए में है वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की का। तो इसी तरह मान लो यूएसए की जो इंडिया में एम्बेसी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, ठीक है। तो जो फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं की जाती। इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ, इनके जो ऑफिस होते हैं, ब्रांचेज होती हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। यानी 4 चीजों को मुझे इंक्लूड करना है और 2 को मुझे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। जिनको एक्सक्लूड करना है उसमें फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज आ गई और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑफिस आ गए। ये ऐसे हैं जिनको डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर माना जाएगा या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के रिगार्डिंग तो इनको कंसीडर नहीं करूंगा। क्लियर चीज? तो आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार हम नॉर्मल रेजिडेंट को कंसीडर कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि पहले एक बार कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं होगा। एक बार इनको आप नोट डाउन करो। अब हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मतलब किस चीज को मुझे डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करना है, किसको मुझे शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने कंसीडर किया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत वाइटल है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम डिफरेंस करेंगे नेशनल इनकम का और डोमेस्टिक इनकम का, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है। अब डोमेस्टिक इनकम को समझने से पहले मुझे समझना क्या होगा, सबसे पहले फैक्टर इनकम का पता होना चाहिए मुझे। अब फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, हमने जो इनिशियल वीडियो थे रिगार्डिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें कंसीडर किया था कि फैक्टर सर्विसेज दी जाती है हाउस होल्ड के द्वारा किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को, ठीक है। और प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करता है। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर इनकम को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो मैं कंसीडर किसके रिगार्डिंग करूंगा, हाउस होल्ड सेक्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब मुझे पता है कि जो चीजें मैंने कंसीडर की थी, 2 बातें मैंने बताई थी कि ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं किसको, प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन सेक्टर इनको क्या करता है, पेमेंट करता है। अब फैक्टर सर्विसेज का मतलब अगर मैं करूं तो लैंड हमने बात की थी, लेबर की हमने कंसीडर किया था, उसके बाद कैपिटल की हमने बात की थी और फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी, ठीक है। तो अब यहां मुझे ध्यान रखना है, इनके लैंड के बदले में या तो मुझे रेंट मिलेगा या हो सकता है रॉयल्टी मिले। उसके बाद सैलरी और वेजेस को मैंने कंसीडर किया था जब मैं लेबर की बात करता हूं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट है और उसके बाद क्या है, प्रॉफिट है अगर मैं बात करता हूं एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। तो ये सारे के सारे पेमेंट जो हाउस होल्ड सेक्टर को मिलते हैं रिगार्डिंग रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोडक्शन सेक्टर, दे आर नोन एज फैक्टर इनकम। यानी इन सभी का टोटली क्या कहलाएगा, भाई लैंड के बदले में रेंट मिला, रॉयल्टी मिली किसके, हाउस होल्ड सेक्टर को, सैलरी वेजेस मिला, लेबर के बदले में, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो ये जो फैक्टर इनकम है, जो फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने के एवज में मिलती है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, या अमाउंट व्हिच इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर बाय वे ऑफ रेंडरिंग फैक्टर सर्विस टू द प्रोडक्शन सेक्टर इज नोन एज फैक्टर इनकम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फैक्टर इनकम को बेसिस पर अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं डोमेस्टिक इनकम का, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन जो मेरे सामने निकल के आती है कि when we are talking about the word domestic income states that it is the sum of total factor income, ठीक है। it is the sum of total factor income which is earned during a financial year during an accounting year within domestic territory of a country। फिर से रिपीट करता हूं, sum of factor income which is earned during an accounting year during an financial year within the domestic territory of a country, ठीक है। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करूं, अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं तो इट इज मस्ट दैट सच इनकम व्हिच इज अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इट इज डेफिनेटली बिकम ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। यानी जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो या फोकस मुझे रखना है जब मैं बात करूंगा डोमेस्टिक इनकम की, तो उसके लिए मस्ट है कि वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या हुई, जनरेट हुई, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या की गई हो, कमाई गई हो, ठीक है।
बात समझ में आ गई। तो अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब मुझे समझ में आ गया, मुझे कंसीडर करना होगा किसी इनकम को डोमेस्टिक इनकम में जोड़ना है नहीं जाना, जोड़ना है नहीं जोड़ना। तो डोमेस्टिक इनकम में जुड़ने का मतलब भैया वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई हो, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम इनको कंसीडर करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है, प्रॉफिट अर्न बाय द इंडियन कंपनी लोकेटेड इन चाइना, ठीक है। अब इंडियन कंपनी है कोई चाइना में, उसने वहां से चाइना से प्रॉफिट अर्न किया है, यानी कंपनी इंडियन है लेकिन लोकेटेड कहां पे है, चाइना में, प्रॉफिट वहां अर्न किया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो प्रॉफिट विच इज अर्न बाय द इंडियन कंपनी लोकेटेड इन चाइना, डज इट बिकम ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नॉट, यानी डोमेस्टिक इनकम में शामिल करना है नहीं करना। तो क्या कहूं इसको, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है बाहर है, डेफिनेटली डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हमने डेफिनेशन में भी कंसीडर किया था। तो जो कंपनी लोकेटेड है चाइना में, भले उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंडिया में हो, रजिस्टर्ड इंडिया में हो, लेकिन लोकेटेड कहां पे है, चाइना में, तो चाइना डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इनकम है विच इज अर्न बाय द इंडियन कंपनी लोकेटेड इन चाइना, इट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, इट इज बिकॉज इट इज आउट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकंड एग्जांपल, इंडियन रेजिडेंट रेंटेड हिज बिल्डिंग टू ए फॉरेनर इन रशिया। अब सिंपल सी बात है, एक इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई बिल्डिंग है रशिया में, उसने किसी रशिया के नागरिक को वहां पे किराए पे दे दी, किसी फॉरेनर को वहां पे किराए पे दे दी, ठीक है। अब उसको जो किराया मिला ये डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। क्या रशिया में जो बिल्डिंग है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, बिल्कुल नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये भी क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जरूरी क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो। लास्ट जो है, सैलरीज टू द रेजिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। अब यहां मुझे ध्यान रखना है कि नागरिक है जापान का विच इज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन जापान, ठीक है। तो जो जापान में इंडियन एम्बेसी है वो डेफिनेटली इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, और वहां अगर कोई जापान का नागरिक को इनकम प्राप्त कर रहा है, दैट मींस वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। तो दैट इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ ए जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन जापान, it is definitely become the part of domestic income when we analyze all these example on the basis of domestic territory of India। तो मुझे पता लगा कि जरूरी क्या है भैया कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, मुझे सिर्फ ये अभी समझना है कि जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें शामिल होगा नहीं होगा। तो उसके लिए मस्ट क्या था कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो डोमेस्टिक इनकम में जुड़ जाएगा, नहीं है तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा। क्लियर है चीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच इज नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड नॉर्मल रेजिडेंट, या नॉर्मल रेजिडेंट को मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है, क्यों इतना वाइटल है, अब इसको समझते हैं। बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की, ठीक है। पहली चीज तो मुझे ये समझ लेनी है कि एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा मुझे रहता है कि व्हेन वी आर मेकिंग अ डिफरेंस अमंग द सिटीजन ऑफ ए कंट्री एंड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, दीज आर बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट, बहुत अलग हैं चीजें। अगर मैं नॉर्मल रेजिडेंट को सही तरीके से डिफाइन करूं तो इसका एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो मुझे बताएगा सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। वहां जब मैं इनकम टैक्स के पर्पज से नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ूंगा सेक्शन 6 में, तो वहां मुझे क्लियरली हो जाएगा। लेकिन फिलहाल फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम, मुझे जो रेजिडेंट को समझना है उसमें दो चीजें मुझे समझनी है। कि पहली जो चीज है, जब नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में बात करूं, ए पर्सन resides in a country for a period 1 year or more than 1 year। पहली चीज क्या है कि एक व्यक्ति जो किसी कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए रह रहा हो, तो पहली कंडीशन क्या होगी नॉर्मल रेजिडेंट के रिगार्डिंग, कि कोई भी व्यक्ति जो किसी कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए रहा है वो क्या होगा वहां पे नॉर्मल रेजिडेंट। और दूसरा, एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ये दो बातें हैं, दोनों अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो नॉर्मल रेजिडेंट मान लूंगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो नॉर्मल रेजिडेंट में कंसीडर नहीं करूंगा। पहली चीज भैया 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए उस कंट्री में रह रहे हो, और उसके साथ साथ आपका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, दैट इज आल्सो लाइज इन द सेम कंट्री।
If you satisfy both these conditions, then you will be considered as a normal resident of that particular country. अगर condition satisfy नहीं होती, in that case you will not consider as a normal resident. You will be considered as a non-resident of that country. Clear है चीज? If you satisfy both these conditions in respect to any economy or respect to Indian economy, in that case you will be considered as a normal resident in respect to Indian economy, in respect to the Indian country. These condition are कि एक साल से ज्यादा समय के लिए आप वहां पे रहे हो, या उससे ज्यादा एक साल या उससे ज्यादा रहे हो, और आपका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी क्या हो, उस कंट्री में लोकेटेड है, उस कंट्री में लाई करना हो। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो, ठीक है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एंड दैट इज इंक्लूड कि भैया जो इनकम अर्निंग है वो, ठीक है, दूसरी जो कंजम्पशन है वो, तीसरी जो सेविंग है वो, ठीक है? ये जो तीनों या चारों इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी बनती है, मेनली मुझे इन तीनों को कंसीडर करना है। जब बात करेंगे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, तो इंक्लूड्स के इनकम अर्निंग कहां पे हुई, उसका कंजम्पशन कहां पे किया, और सेविंग्स कहां पे करते हो। इफ दीज 3 or 4 एक्टिविटीज व्हिच इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन इन द सेम कंट्री इन व्हिच ही resides for a period more than 1 year or 1 year, then it is considered as a normal resident of that particular country. क्लियर है चीज? हाँ, अब नॉर्मल रेजिडेंट की मैंने बात की, सिटीजनशिप, ये सिटीजनशिप से अलग है। मींस एक व्यक्ति, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें कि मान लो इंडिया में उसका बर्थ हुआ, उसका जन्म कहां हुआ, इंडिया में, पिछले 2 साल से वो कहां है, यूएसए में, ठीक है? बात समझ में आ गई? एक व्यक्ति जिसका जन्म किसमें हुआ, इंडिया में, पिछले 2 साल से वो कहां पे है, यूएसए में। अब मैं यहां पे एक चीज कह सकता हूं कि जब मैं बात करूंगा सिटीजन की, तो वो इंडिया का सिटीजन तो है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट कहां का कहलाएगा, यूएसए का, ठीक है? यानी एक पर्टिकुलर पर्सन हु बोर्न इन इंडिया एंड लिविंग इन यूएसए फ्रॉम लास्ट 2 years, इट इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, सिटीजन ऑफ इंडिया, नो डाउट, बट इट इज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ यूएसए। और एक सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति यूएसए में नॉर्मल रेजिडेंट है, तो जाहिर सी बात है दूसरी कंट्री में नॉन रेजिडेंट ही होगा, ठीक है? तो अब सिटीजन की बात करूं तो सिटीजनशिप एक अलग एस्पेक्ट है। अगर थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे, जब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो वहां पे चीजें कंसीडर की होगी कि सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सा प्रोसेस है इंडिया के रेस्पेक्ट में, भैया या तो आपका इंडिया में जन्म हुआ हो, ठीक है, या फिर जो आपका लीगल प्रोसेस है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हो। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल मैंने एग्जाम्पल समझा कि इंडिया का सिटीजन हो, ये जरूरी नहीं इंडिया में रेजिडेंट हो, ठीक है, या फिर यूएसए का सिटीजन हो, ये जरूरी नहीं यूएसए में रेजिडेंट हो। एक व्यक्ति एक जगह का सिटीजन दूसरी जगह का रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन अगर एक कंट्री में वो नॉर्मल रेजिडेंट है या वो रेजिडेंट है, तो फिर उसके अलावा किसी दूसरी कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, क्लियर है? तो देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट में किन किन को शामिल नहीं किया जाता। उसमें सबसे पहले आता है मेरे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, यूएनओ हो गया, या एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट में कंसीडर नहीं किया जाते या नहीं किए जाते व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, ठीक है? द सेकंड वन, एम्प्लॉय ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंपल सी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन को शामिल नहीं किया जाता तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, अब यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि जो कंडीशन मैंने बताई थी, बेसिक कंडीशन, व्हेन यू आइडेंटिफाइंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इन रिस्पेक्ट टू an economy for the purpose of calculation of national income, whether it is resident or non-resident. So the first basic condition which is that a particular person reside in that particular country for a period more than 1 year or 1 year. तो यहाँ मुझे ध्यान रखना है, एम्प्लॉय के केस में वो चीजें मुझे कंसिडर करनी पड़ेंगी कि if any employee of the international organization is living in particular economy for a period of 1 year, more than 1 year, तो यहाँ मुझे उसका एक्सेप्शन कंसिडर कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आता है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। या फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, सिंपल सी बात यही बात होगी। अब फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे वो सिंपल सी बात है 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए रह रहे हैं, तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू देयर रेजिडेंशियल पीरियड इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। इफ पीरियड इज फॉर 1 year, मोर देन 1 year, इन दैट केस वो भी क्या किए जाएंगे, रेजिडेंट कंसीडर किए जाएंगे। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बाय डिफॉल्ट सिचुएशन, if there is no information given in the regarding the period of living, in that case वो normal resident में consider नहीं किए जाते। Foreign visitors to country for holidays, sports and medical treatment, ये शामिल नहीं किए जाएंगे। और कॉमन सेंस की बात है कि जो हॉलीडेज पे आए हैं,
स्पोर्ट्स के पर्पज से आए हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने हैं, तो उनके रिगार्डिंग रेजिडेंट स्टेटस की बात तो बाद में आती है। पहली बात तो वो इनकम जनरेट करेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। प्रॉब्लम ये है ना, नेशनल इनकम में शामिल करना तो तभी होगा ना जब वो ट्रीट या जनरेट करेंगे इनकम। अब जो हॉलीडेज के लिए है वो इनकम तो जनरेट करने से रहा, स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेना है वो भी इनकम जनरेट नहीं करेगा, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है वो भी इनकम जनरेट नहीं करेगा। तो इनको फिर रेजिडेंट स्टेटस की बात तो बाद में आएगी, लेकिन फिलहाल मुझे याद रखना है कि इनको भी नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाता फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम। नाउ क्रू मेंबर ऑफ द फॉरेन वेसल्स, अब क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स का मतलब फॉरेन शिप्स है, उनके क्रू मेंबर जो आते हैं, ठीक है, उनको कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा इंडिया में। जैसे किसी फॉरेन शिप के साथ आगे फॉरेन क्रू मेंबर के तौर पे आगे, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं किए जाते इंडिया में, ठीक है। और बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स का मतलब क्या है ये मुझे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे मान लेता हूं मैं इंडिया या फिर मतलब कोई भी मतलब बॉर्डर कंट्रीज ले लेते हैं, जिसमें हम मान लेता हूं मैं नेपाल को कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। अब एक व्यक्ति एक्स है जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे जो रहता है, ठीक है, और वो क्या करता है डेली इंडिया से निकल के नेपाल में जाता है। मान लो नेपाल में उसकी शॉप है, तो दिन भर वो नेपाल में रहता है, ठीक है, और शाम को शॉप बंद करके फिर से किस में आ जाता है, इंडिया में, ठीक है। ये चीज मुझे ध्यान रखनी है कि जब इंडिया के रिगार्डिंग बात करें, व्यक्ति जो बॉर्डर पे है वो डेली क्या करता है, नेपाल जाता है, और शाम को नेपाल से फिर कहां पे आ जाता है, इंडिया में, ठीक है। तो इस केस में जो बॉर्डर वर्कर्स हैं जो वर्किंग पर्पज से डेली अप डाउन करते हैं, ठीक है, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, वो बॉर्डर वर्कर्स हमेशा उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं जिस कंट्री में वो रहते हैं, ठीक है, जिस कंट्री को रेजिडेंट माने जाते हैं, जिस कंट्री में उनका रेजिडेंस स्टेटस है, रेजिडेंशन अकोमोडेशन है, ठीक है। तो बॉर्डर वर्कर्स हमेशा किस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, वो कंट्री जिसमें वो रहते हैं, ना कि वहां उस कंट्री के जहां काम करने जाते हैं। क्लियर चीज। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे, मतलब फैक्ट्स हैं जिनको हम नॉर्मल रेजिडेंट के रेजिडेंस स्टेटस के पर्पस से ध्यान रखना है, जिनको शामिल नहीं किया जाता। अब एक एग्जांपल समझना है नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा जो इनकम कमाई जाती है वो कहां शामिल होगी। हाँ, एक चीज मुझे ध्यान रखनी है, डोमेस्टिक इनकम के रिगार्डिंग कंडीशन क्या थी डोमेस्टिक टेरिटरी में। मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन ले लेता हूं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा, ठीक है, इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी नेशनल इनकम में फोकस कहां है भैया, जरूरी क्या है कि इनकम मस्ट बी अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। इस बात का कोई वैल्यू नहीं है कि कहां कमाई है, बट मस्ट बी अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। अब इंडिया में कोई नॉर्मल रेजिडेंट है, वो कहीं चाइना में अमेरिका में इनकम कमा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कमाई किसने, नॉर्मल रेजिडेंट ने, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में शामिल होगी। कमाई कहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का बाउंडेशन नॉर्मल जब नेशनल इनकम के केस में लागू नहीं होता। क्लियर है चीज। तो नेशनल इनकम के रिगार्डिंग क्या है कि इनकम मस्ट बी अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, और डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ कि इनकम मस्ट बी अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। यहां डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट स्टेटस का कोई वैल्यू नहीं है, और यहां नेशनल इनकम में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका कोई वैल्यू नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहां पे कंसीडर करते हैं कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो जो इनकम जनरेट करेंगे वो नेशनल इनकम में जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। पहला एग्जांपल है कि प्रॉफिट अर्न बाय द टाटा मोटर्स इन जापान। प्रॉफिट अर्न बाय द टाटा मोटर्स इन जापान। अब टाटा मोटर्स क्या है इंडिया में, रेजिडेंट ना, सिंपल सी बात है। तो टाटा मोटर्स रेजिडेंट हो गए इंडिया में, तो मैंने कहा जापान में कमाई, चाइना में कमाई, अमेरिका में कमाई, मुझे क्या फर्क पड़ना है भैया, इंडिया की नेशनल इनकम में क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि आप क्या है इंडिया में रेजिडेंट, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट कहां क्या है, जापान में, और जापान कहां है, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर। सेकंड एग्जांपल है सैलरी टू द रेजिडेंट ऑफ चाइना इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना। अब सैलरी टू द रेजिडेंट, अब देखो यहाँ पे इंडिया की एम्बेसी कहां पे है, चाइना में, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो आ गई वो। अगर बात करूं डोमेस्टिक इनकम की, तो उस एम्बेसी में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी इनकम कहां पे जुड़ेगी, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल इनकम के लिए मुझे क्या देखना है, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब वो रेजिडेंट कहां का है, चाइना का, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो उसकी इनकम चाहे उसने विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में अर्न की हो, लेकिन नेशनल इनकम में वो इनकम नहीं जुड़ेगी। एंड द रीजन बीइंग दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट ए रेजिडेंट एंड नॉट हैविंग ए रेजिडेंस स्टेटस ऑफ रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट टू द इंडिया, ठीक है। रेजिडेंट कहां का होगा, चाइना का,
तो ये इनकम डोमेस्टिक इनकम में जुड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम में इनकम नहीं जुड़ेगी। डोमेस्टिक इनकम में क्यों जुड़ेगी? क्योंकि विद इन क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। और नेशनल इनकम में क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि इसका जो रेजिडेंट स्टेटस है वो इंडिया में क्या है, नॉन रेजिडेंट, ये इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, इसलिए इंडिया की नेशनल इनकम में if any income which is earned by the non-resident in respect to the Indian economy, such income will not be calculated or will not be included in national income of India. क्लियर है चीज? तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।